नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नर्सिंग करियर क्लब के पैरामेडिकल के ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों, हम इस सेक्शन में बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अपने कोर्स को शुरू करता हूँ। फर्स्ट अपन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट है अटेंशन, सेकंड परसेप्शन, थर्ड है लर्निंग, फोर्थ मेमोरी, फिफ्थ थिंकिंग, सिक्स्थ इंटेलिजेंस, सेवंथ है साइकोमेट्रिक असेसमेंट। आगे अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट है अटेंशन। Attention is the focus of consciousness on a particular object or idea at a particular time to the exclusion of other object or ideas. Attention एक विशेष वस्तु पर चेतना का ध्यान केंद्रित करना है या किसी विशेष समय पर ध्यान केंद्रित करना है या फिर विचार पर ध्यान केंद्रित करना। अन्य वस्तु के बहिष्कार के लिए या विचार के लिए अपन ध्यान केंद्रित करते हैं। Definition: Attention is defined as a process which compels the individual to select some particular stimulus multiplicity of stimuli प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। इसके अंदर क्या होता है, ध्यान को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जो मजबूर करता है कुछ विशेष उत्तेजनाओं का चयन करने के लिए व्यक्तिगत वातावरण में मौजूद स्टिमुलाई। आगे अपन बात करते हैं वॉलेंटरी अटेंशन। वॉलेंटरी अटेंशन डिमांड्स ए कॉन्शियस एफर्ट ऑन और पार्ट, फॉर एग्जांपल सॉल्विंग ए असाइन्ड प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, आंसरिंग ए क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन नीड ए वॉलेंटरी अटेंशन। It is further divided in two categories. First है implicit voluntary attention, second है explicit voluntary attention। क्या होता है voluntary attention? स्वैच्छिक ध्यान एक सचेत प्रयास की मांग करता है। हमारा भाग, उदाहरण के लिए गणित में एक निर्धारित समस्या को हल करना, जवाब देना। एक परीक्षा में एक पर्सन को स्वैच्छिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसे आगे विभाजित किया गया है। फर्स्ट आता है implicit voluntary attention. A single act of will is responsible for arousing attention. For example, a teacher assigns practice work for a child and wants to punishment. This can make him exercise proper his willpower, attend to the assigned task and finish it properly. इसके अंदर क्या होता है, विशेष रूप से वाष्पशील ध्यान वसीयत का एक कार्य जिम्मेदार है ध्यान आकर्षित करना। उदाहरण के लिए एक शिक्षक एक बच्चे को अभ्यास का काम सौंपता है और सजा की चेतावनी देता है। इससे क्या होता है कि बच्चा अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग उचित तरीके से कर सकता है, निर्धारित कार्य में भाग ले सकता है और उसे पूरा कर सकता है। यह होता है वॉलेंटेशनल अटेंशन। फिर बात करते हैं अपन एक्सप्लिसिट वॉलेंटेशन अटेंशन। इसके अंदर क्या होता है, अटेंशन इज ऑब्टेन्ड बाय रिपीटेड एक्ट ऑफ विल, ध्यान द्वारा प्राप्त किया जाता है। फिर क्या होता है, वन हैज टू स्ट्रगल हार्ड फॉर कीपिंग वन सेल्फ अटेंटिव, बस इसके बारे में बार बार किए जाने वाले कामों खुद को रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इनवॉलेंटरी अटेंशन, इसके अंदर क्या होता है, दिस टाइप ऑफ अटेंशन इज अराउज्ड विदाउट द प्ले ऑफ विल और विदाउट मेकिंग ए कॉन्शियस एफर्ट ऑन आवर पार्ट। इसके अंदर क्या होता है, इस प्रकार का ध्यान इच्छा के खेल के बिना या हमारी ओर से सचेत प्रयास किए बिना जगाया जाता है। फिर क्या होता है, उदाहरण के लिए क्या होता है इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल वी गिव इनवॉलेंटरी अटेंशन टू लाउड साउंड्स, ब्राइट लाइट एंड स्ट्रॉन्ग ऑडियो इटीसी। उदाहरण के लिए हम तेज आवाज, तेज रोशनी और तेज गंध आदि के लिए अनैच्छिक ध्यान देते हैं। आगे पर बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स। सर्टेन फैक्टर प्रोड्यूस एंड कंट्रोल द कंडीशन ऑफ अटेंशन इन ए पर्सन। दीज फैक्टर आर क्लासिफाइड हैज external those found in one's environment and internal those within the present himself। इसके अंदर क्या होता है, कुछ कारक किसी व्यक्ति में ध्यान की स्थिति का उत्पादन और नियंत्रण करते हैं। ऐसे कारकों को वर्गीकृत किया जाता है जो बाहरी पाए जाते हैं। दिस फैक्टर आर क्लासिफाइड एक्सटर्नल दोज फाउंड इन वंस एनवायरनमेंट एंड इंटरनल दोज विद इन द पर्सन हिमसेल्फ। फिर क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर कंडीशन, एक वातावरण का और आंतरिक वे जो व्यक्ति के भीतर मौजूद होते हैं। नेचर ऑफ द स्टिमुलस, समय की प्रकृति। ऑल टाइप ऑफ स्टिमुलाई आर नॉट एबल टू वॉक द सेम डिग्री ऑफ अटेंशन एंड अट्रैक्टिव स्टिमुलस शुड ऑलवेज बी चूजन फॉर कैप्चरिंग मैक्सिमम अटेंशन। ए पिक्चर अट्रैक्ट अटेंशन मोर रेडली देन वर्ड्स। इसके अंदर क्या होता है, सभी प्रकार की उत्तेजनाएं पैदा करने में सक्षम नहीं है। ध्यान का एक ये डिग्री है। आकर्षक उत्तेजना हमेशा अधिकतम ध्यान देने के लिए चुना चाहिए। एक तस्वीर ध्यान को अधिक आकर्षित करती है शब्दों की तुलना में आसानी से। इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस, इन कंपैरिजन टू ए वीक स्टिमुलस एन इंटेंस स्टिमुलस
as intense stimuli attract more attention of an individual. Our attention become easily directed to a loud sound, a bright light or a strong smell. इसके अंदर क्या होता है, कमजोर उत्तेजना की तुलना में एक तीव्र उत्तेजना, एक गहन उत्तेजना व्यक्ति का अधिक ध्यान आकर्षित करती है. हमारा ध्यान आसानी से एक तेज ध्वनि, एक उज्जवल प्रकाश या एक के लिए निर्देशित हो जाता है, जैसे तेज गंध. स्ट्रॉन्ग स्मेल मतलब तेज गंध. आगे अपन बात करते हैं साइज ऑफ स्टिमुलस. एज ए जनरल रूल, बिगर साइज ऑब्जेक्ट इन द एनवायरनमेंट आर मोर लाइकली टू कैच और अटेंशन देन ए स्मॉल ऑब्जेक्ट. ए स्मॉल साइज ऑन ए वेरी बिग बैकग्राउंड आल्सो अट्रैक्ट अटेंशन. इसके अंदर क्या होता है, एक सामान्य नियम के रूप में पर्यावरण में बड़े आकार की वस्तु एक छोटी वस्तु की तुलना में हमारा ध्यान आकर्षित करने की अधिक संभावना है. एक बड़ी पृष्ठभूमि पर एक छोटा आकार भी ध्यान आकर्षित करता है. फिर आता है कॉन्ट्रास्ट, चेंज एंड नोवेलिटी. चेंज एंड वेराइटी स्ट्राइक अटेंशन मोर इजीली देन रूटीन. द यूज ऑफ मैप्स एंड चार्ट सडनली अट्रैक्ट द साउंड स्टूडेंट अटेंशन व्हेन कंपेयर्ड टू द रूटीन वर्बल टॉक. इसके अंदर क्या होता है, परिवर्तन और विविधता स्ट्राइक रूटीन की तुलना में अधिक आसानी से ध्यान देने वाली चीजें होती है. नक्शा और चार्ट के अचानक उपयोग से छात्रों का ध्यान आकर्षित होता है, जब नियमित मौखिक बात की तुलना में. फिर क्या आता है, लोकेशन ऑफ द स्टिमुलस. द लोकेशन ऑफ द स्टिमुलस आल्सो अफेक्ट अटेंशन. इन द केस ऑफ विजुअल स्टिमुलाई, द मोस्ट इफेक्टिव लोकेशन इज टू बी जस्ट इन फ्रंट ऑफ द आईज. स्थान भी ध्यान को प्रभावित करता है. दृश्य उत्तेजनाओं के मामले में आंखों के सामने सबसे प्रभावी स्थान बस होना है. रिपीटेशन ऑफ द स्टिमुलस. ए रिपीटेड स्टिमुलस एट फर्स्ट इंस्टेंस, but when it is repeated several times it capture our attention. इसके अंदर क्या होता है, पहली बार में एक दोहराया उत्तेजना, लेकिन जब ये दोहराया सेवरल टाइम्स है तो ये हमारा ध्यान आकर्षित करता है. यानी बार बार अपन स्टिमुलस को देखते हैं, करते हैं, तो वो हमारा ध्यान आकर्षित करता है. फिर आता है मूवमेंट ऑफ द स्टिमुलस. ए मूविंग स्टिमुलस कैचेज और अटेंशन मोर क्विकली देन ए स्टिमुलस दैट डज नॉट मूव. इसमें क्या होता है, एक मूविंग स्टिमुलस हमारे अटेंशन को किसी ऐसे स्टिमुलस से ज्यादा तेजी से पकड़ता है जो हिलता नहीं है. फिर क्या आता है, डेफिनेशन फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट. ए शार्पली डिफाइंड ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स और अटेंशन मोर देन ए ब्रॉड finite object. A figure attracts more attention than the background. एक तेजी से परिभाषित वस्तुओं एक व्यापक अनिश्चित वस्तु से अधिक हमारा ध्यान आकर्षित करती है या आंकड़ा आकर्षित करती है, पृष्ठभूमि की तुलना में अधिक ध्यान आकर्षित करती है. आइसोलेशन ऑफ द स्टिमुलस. आइसोलेशन इज एन इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट ऑफ अटेंशन. ए स्टूडेंट सिटिंग अलोन इन द कॉर्नर ऑफ द क्लास इज सीन फर्स्ट अट्रैक्ट मोर अटेंशन देन अदर्स. स्थिति का अलगाव. अलगाव ध्यान का एक महत्वपूर्ण बाहरी निर्धारक है. एक छात्र कक्षा के कोने में अकेला बैठा है, पहले देखा जाता है दूसरों की तुलना में अधिक ध्यान आकर्षित करता है. जो अकेला छात्र बैठा है वो दूसरों की तुलना में अधिक ध्यान आकर्षित करता है. फिर आता है इंटरनल फैक्टर ऑफ कंडीशन. ए पर्सन अटेंशन टू ए स्टिमुलस डिपेंड नॉट ओनली अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टिमुलस और द फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन बट आल्सो upon has interest, motives, basic needs and urges etc. इसके अंदर क्या होता है कि स्टिमुलस पर एक व्यक्ति का ध्यान न केवल उत्तेजना या अनुकूल पर्यावरण स्थितियों की विशेषता पर निर्भर करता है, बल्कि उनकी रुचि, उद्देश्यों, बुनियादों पर भी निर्भर करता है. इंटरेस्ट एंड अटेंशन. इंटरेस्ट is a very helpful factor in securing attention. We attend to a object in which we are interested than those in which we are not interested. ब्याज और ध्यान. इसके अंदर क्या होता है, ध्यान में एक बहुत ही उपयोगी कारक है. हम ऑब्जेक्ट में शामिल होते हैं जिसमें हम उन लोगों की तुलना में रुचि रखते हैं जिसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है. फिर आता है मोटिव्स. द बेसिक ड्राइव्स एंड अर्जेस ऑफ द इंडिविजुअल आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सिक्योरिंग अटेंशन. थर्स्ट, हंगर, सेक्स, क्यूरियोसिटी, फियर एंड आर सम ऑफ द important motives that exercise define influence upon attention. इसके अंदर क्या होता है, मूल ड्राइव और व्यक्ति के आग्रह बहुत महत्वपूर्ण है. ध्यान को सुरक्षित करने में भूख, सेक्स, जिज्ञासा, भय कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जो ध्यान पर निश्चित प्रभाव डालते हैं.
फिर आता है मेंटल सेटअप। A person always attend to those objects towards which his mind has set. For example, on the day of examination, the slightest thing concerning the examination easily attract the attention of the students. इसके अंदर क्या होता है, एक व्यक्ति हमेशा उन वस्तुओं की ओर जाता है जिसके प्रति उसका मन होता है। उदाहरण के लिए एक परीक्षा के दिन मामूली बात परीक्षा आसानी से छात्रों का ध्यान आकर्षित कर सकती है। पास्ट एक्सपीरियंस लर्निंग एंड previous experience facilitate attention. If we know by our past experience that a particular person is sincere to us, we pay attention to whatever he advises. इसके अंदर क्या होता है, सीखने और पिछले अनुभव ध्यान देने की सुविधा देते हैं। यदि हम अपने पिछले अनुभव से जानते हैं कि एक विशेष व्यक्ति हमारे लिए ईमानदार है तो हम ध्यान देते हैं वह जो भी सलाह दे। फिर आता है इमोशन। द इमोशन स्टेट इन विच ए पर्सन डिटरमाइंस अटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन अटेंड ओनली टू बैड क्वालिटीज ऑफ हिज एनिमी। भावनात्मक स्थिति में क्या होता है, जिसमें व्यक्ति ध्यान निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए व्यक्ति अपने शत्रु के बुरे गुणों को देखता है। हैबिट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ अटेंशन। ए मैन डेवलप द हैबिट ऑफ अटेंडिंग टू नेसेसरी एंड डिजायरेबल things, and on the other hand also develop habit of not attending to unnecessary and undesirable things. इसके अंदर क्या होता है, आदत भी ध्यान का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। मनुष्य आदत विकसित करता है, आवश्यक और अवांछनीय चीजों में भाग लेने और दूसरी ओर भी विकसित होता है। अनावश्यक और अवांछनीय चीजों में शामिल न होने की आदत। एम, एवरी मैन हैज सम इमीडिएट एंड अल्टीमेट एम। हर आदमी को तत्कालिक और अंतिम उद्देश्य होता है। फिर आता है मीनिंग। इन कंपैरिजन टू मीनिंगलेस स्टिमुलाई, मीनिंगफुल स्टिमुलस अट्रैक्ट्स मोर अटेंशन। व्यर्थ उत्तेजनाओं की तुलना में सार्थक उत्तेजना अधिक ध्यान आकर्षित करती है। ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ अटेंशन। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट कैन बी अट्रैक्ट्स attendance. One period of attention is called swarm of attention. This can be visual attention or auditory attention. सामग्री की अधिकतम मात्रा जो एक अवधि तक ध्यान केंद्रित कर सकती है उसे ध्यान का काल कहा जाता है। यह दृश्य ध्यान या श्रवण ध्यान हो सकता है। फिर आता है स्पार्म ऑफ विजुअल अटेंशन। इसके अंदर क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन कैरिड आउट टू मेजर द स्पार्म ऑफ विजुअल अटेंशन बाय मेकिंग ब्रीफ एक्सपोजर टू ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रयोग वस्तुओं की संख्या के लिए संक्षिप्त जोखिम बनाकर दृश्य ध्यान की अवधि को मापने के लिए किया गया है। फिर आता है स्पार्म ऑफ ऑडिटरी अटेंशन। द नंबर ऑफ ऑडिटरी इंप्रेशन परसीव्ड एट ए सिंगल इंस्टेंस ऑफ स्लाइटली ग्रेटर। इसके अंदर क्या होता है, श्रवण छापों की संख्या एक ही उदाहरण में थोड़ी अधिक होती है। फिर आता है अल्टरेशन इन अटेंशन, ध्यान विकर्षण में परिवर्तन। डिस्ट्रैक्शन मीन्स एनी स्टिमुलस whose presence interferes with the process of attention or draws away attention from the object which we wish to attend. इसके अंदर क्या होता है, उपस्थिति ध्यान की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती है या ध्यान आकर्षित करती है जिस वस्तु में हम भाग लेना चाहते हैं। फिर आता है सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। द सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रैक्शन वेरी मच, दे अफेक्ट द इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू हिज ओन मेंटल सेटअप एंड पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर क्या होता है, व्याकुलता के स्रोत बहुत भिन्न होते हैं, बहुत अधिक वह अपने मानसिक सेटअप और व्यक्तित्व विशेषताओं के अनुसार व्यक्ति को प्रभावित करता है। फिर आता है एक्सटर्नल फैक्टर, नॉइज, म्यूजिक, इम्प्रॉपर लाइटिंग, अनकंफर्टेबल सीट्स, अनफेवरेबल टेम्परेचर, इनएडिक्वेट वेंटिलेशन, डिफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, डिफेक्टिव वॉइस ऑफ द टीचर। शोर संगीत, अनुचित प्रकाश, असुविधाजनक प्रतिकूल तापमान, अपर्याप्त वेंटिलेशन, दोषपूर्ण शिक्षण के तरीके, शिक्षण की दोषपूर्ण आवाज। फिर बात करते हैं इंटरनल फैक्टर, इमोशनल डिस्टर्बेंस, इल हेल्थ, बोर्डोम, लैक मोटिवेशन, फैटिग, etc। इसके अंदर क्या होता है, आंतरिक कारक, भावनात्मक गड़बड़ी, बीमार स्वास्थ्य, अभाव, प्रेरणा, थकान आदि सब। फिर आता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन। द डिस्ट्रैक्शन इन कंटिन्यूअस इन नेचर, द साउंड ऑफ रेडियो प्लेड कंटिन्यूअसली, द नॉइज एट द मार्केट प्लेस। रेडियो की आवाज, लगातार खेल की आवाज, बाजार में शोर की आवाज और स्थान की
आवाज हमें प्रभावित करती है। फिर आता है इसके अंदर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, विच एस्पेक्ट ऑफ अटेंशन इज नॉट कंट्रोल्ड वॉलंटरीली। इसके अंदर कौन सा आएगा? फर्स्ट टॉप डाउन सेंसिटिविटी कंट्रोल, सेकंड बॉटम अप फिल्टरिंग फॉर साइलेंट स्टिमुलाई, सी कंपिटेटिव सिलेक्शन, डी वर्किंग मेमोरी। तो इसके अंदर सेकंड बी बॉटम अप फिल्टरिंग फॉर साइलेंट स्टिमुलाई। आगे अपन बात करते हैं परसेप्शन। परसेप्शन इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई विच रीचेज द सेंस ऑर्गन एंड द ब्रेन। इंटरप्रिटेशन गिव्स मीनिंग टू सेंसेशन एंड वी बिकम अवेयर ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके अंदर क्या होता है? बात करते हैं अपन परसेप्शन की। धारणा संवेदी योजनाओं की वाक्य है, इंद्रिय अंगों तक पहुंचता है और ब्रेन इंटरप्रिटेशन का अर्थ देता है। संवेदना और हम वस्तुओं के प्रति जागरूक हो जाते हैं। फिर बात करते हैं अपन डेफिनेशन की। परसेप्शन इज द एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जेक्ट इवेंट ऑन रिलेशनशिप ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरप्रेटिंग सेंसेशन। इसके अंदर क्या होता है? धारणा वस्तु घटनाओं या संबंधों का अनुभव है से जानकारी निकालने और सनसनी की व्याख्या करके प्राप्त किया गया है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप टू इज बैकग्राउंड द परसेप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट और फिगर in terms of color, size, shape and intensity depend upon the figure ground relationship। इसके अंदर क्या होता है? इसकी पृष्ठभूमि के संबंध में आंकड़ा जमीनी संबंध के सिद्धांत के अनुसार यह धारणा रंग, आकार और तीव्रता के संबंध में वस्तु या आकृति की आकृति भूमि संबंध पर निर्भर करती है। आगे अपन बात करते हैं क्लोजर। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर व्हाइल कंफर्मिंग एन इनकम्प्लीट पैटर्न ऑफ फिल इन सेंसरी गैप्स एंड परसीव इट एज मीनिंगफुल होल। इसके अंदर क्या होता है? क्लोजर के सिद्धांत के अनुसार अपूर्ण पैटर्न का सामना करते समय संवेदी अंतराल को बढ़ने और सार्थक के रूप में अनुभव का पूरा मीनिंगफुल होता है। ग्रुपिंग। प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग रेफर्स टू ए टेंडेंसी टू परसीव स्टिमुलाई इन सम ऑर्गेनाइज्ड मीनिंगफुल पैटर्न्स बाय ग्रुपिंग देम ऑन सम सॉलिड बेसिस लाइक सिमिलैरिटी, प्रॉक्सिमिटी एंड कंटिन्यूटी। ग्रुपिंग का सिद्धांत उत्तेजनाओं को समझने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। कुछ संगठित अर्थपूर्ण पैटर्न में उन्हें कुछ ठोस पर समूहीकृत करके समान निकटता और निरंतरता की तरह जमाते हैं। सिंप्लिसिटी। वी परसीव द सिंपलेस्ट पॉसिबल पैटर्न बिकॉज दे एनेबल टू परसीव द होल फॉर्म सम ऑफ इट्स पार्ट्स। हम सबसे सरल संभव पैटर्न का अनुभव करते हैं क्योंकि वे विचारक को उसके हिस्सों को से संपूर्ण देखने में सक्षम बनाते हैं। फिर आता है कॉन्टोर एंड संपर्क। ए कॉन्टोर इज सेड टू बी ए बाउंड्री बिटवीन ए फिगर एंड इट्स ग्राउंड is responsible for enabling us to organize stimuli or object into meaningful pattern। एक समोच्च को एक आकृति और उसके बीच की सीमा कहा जाता है। इसके आगे क्या होता है? ग्राउंड हमें उत्तेजक या वस्तुओं को सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करने में सक्षम बनाने के लिए जिम्मेदार है। आगे अपन बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन is also governed by the principle of context. An examiner may award higher marks to the same answer book in a pleasant context than an unpleasant one। इसके अंदर क्या होता है? अवधारणा संगठन भी सिद्धांत के द्वारा शासित होता है। परीक्षक एक ही उत्तर पुस्तिका में उच्च अंक प्रदान कर सकता है अप्रिय संदर्भ की तुलना में सुखद संदर्भ। Contrast. Perceptual organization is very much affected through contrast effect as the stimuli that are in sharp contrast to nearby stimuli may draw our maximum attention and carry different perceptual effect। इसके अंदर क्या होता है? अवधारणात्मक संगठन कॉन्ट्रास्ट प्रभाव के माध्यम से बहुत अधिक प्रभावित होता है क्योंकि उत्तेजनाएं जो आसपास की उत्तेजनाओं के विपरीत होती है हमारा अधिकतम ध्यान आकर्षित करती है और विभिन्न अवधारणात्मक प्रभावों को ले जाती है। फिर आता है अडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलन। द परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सम स्टिमुलाई डिपेंड अपॉन द अडेप्टेबिलिटी ऑफ द परसीवर टू परसीव सिमिलर स्टिमुलाई। कुछ उत्तेजनाओं के लिए अवधारणात्मक संगठन निर्भर करता है कि समान उत्तेजनाओं को देखने के लिए विचारक की अनुकूल क्षमता पर। आगे अपन बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिव परसेप्शन। कारक प्रभाव की प्राप्ति।
Factor depends upon the sense organ or receptors on which the stimuli act and sensory neurons which transmit the nerve current from the receptor to the sensory area of the brain. For example, if cones are not developed in the retina, color cannot be perceived. इसके अंदर होता है कारक भाव पर निर्भर करता है अंगीय रिसेप्टर जिस पर उत्तेजना अधिनियम और संवेदी न्यूरॉन्स जो मस्तिष्क के संवेदी क्षेत्र में रिसेप्टर से तंत्रिका प्रभाव को संचित करते हैं। उदाहरण के लिए यदि शंकु रेटिना में विकसित नहीं हुए हैं तो रंग नहीं हो सकता है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। ब्रेन परसेप्शन डिपेंड अपॉन द फंक्शनिंग कैपेसिटी ऑफ सेंस एरिया ऑफ द ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ऑडिटरी एरिया इज डिस्ट्रॉयड वी कैन नॉट हैव ऑडिटरी परसेप्शन। धारणा मस्तिष्क के इंद्रिय क्षेत्र की कार्य क्षमता पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए यदि श्रवण क्षेत्र नष्ट हो जाता है तो हमारे पास सुनने की धारणा नहीं हो सकती। याददाश्त। फिर होता है मेमोरी इमेजेस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस। मेमोरी इमेजेस हेल्प यूज us in the comprehension of the object or stimulus before us. Generally, perception involves the integration of sensory experience in the light of past experience and present psychological condition. स्मृति चित्र मदद करते हैं हमें पहले वस्तु या उत्तेजना की समझ में। आमतौर पर धारणा में अतीत के अनुभव और वर्तमान मनोवैज्ञानिक स्थिति के प्रकाश में संवेदी अनुभव का एकीकरण शामिल है। आगे अपन बात करते हैं। ए चाइल्ड हैज कम इन कॉन्टेक्ट विद ए हॉर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ही इज ऑलरेडी सीन ए काउ व्हेन ही आस्क व्हाट इट हॉर्स इज मे से इट काउ और लाइक ए काउ। एक बच्चा पहली बार घोड़े के संपर्क में आया, उसने पहले ही देख लिया है कि गाय। जब उसे पूछा जाता है कि वो घोड़ा क्या है तो वह कह सकता है कि वह गाय है और गाय जैसा दिखता है। पर्सनल इंटरेस्ट एंड माइंडसेट। वी परसीव दोज थिंग क्विकली एंड क्लियरली विच आर कंसर्न विद और इंटरेस्ट एंड माइंडसेट। व्यक्तिगत रुचि और माइंडसेट। उन चीजों को जल्दी से समझते हैं और स्पष्ट से समझते हैं जो हमारी रुचि और मानसिकता से संबंधित है। फिर आता है एक्वायर्ड इंटरेस्ट। Our acquired interest also determine the object which we perceive. A person who has a hobby of collecting stamps will quickly notice any new stamp on a letter. हमारे अर्जित हित में वस्तु निर्धारित करते हैं या ऑब्जेक्ट जिसे हम अनुभव करते हैं। व्यक्ति जिसे टिकटों को इकट्ठा करने का शौक है जल्दी से एक पत्थर पर किसी भी नए स्टाम्प को नोटिस करेगा। फिर आता है नीड एंड डिजायर्स। और नीड्स और आल्सो मॉडिफायर ऑफ परसेप्शन बिसाइड्स दीज और बिलीफ्स ओपिनियन एंड कल्चर आइडियल्स आल्सो मॉडिफायर ऑफ परसेप्शन ऑफ थिंग्स सिचुएशन एंड ऑब्जेक्ट। इसके अंदर क्या होता है, हमारे नीड्स या इसके अलावा हमारी धारणाओं को संशोधित, ये हमारे विश्वास, राय और सांस्कृतिक आदर्श भी हमारे हालात, स्थिति और वस्तुओं की धारणा को संशोधित करते हैं। फिर आता है एरर्स इन परसेप्शन। धारणा में त्रुटि। परसेप्शुअल प्रोसेस इनेबल इन इंडिविजुअल टू परसीव थिंग एक्यूरेटली एंड फैसिलिटेट स्मूथ फंक्शनिंग। हाउएवर सम एरर्स क्रीप into this process under certain circumstances leading to impaired perception, illusion and hallucination. अवधारणात्मक प्रक्रियाएं व्यक्ति को चीजों को सटीक रूप से सक्षम बनाती है और सुचारू कामकाज की सुविधा प्रदान करती है। कुछ इस प्रकार में त्रुटियां खत्म हो जाती है जिससे कुछ परिस्थितियों को खराब किया जाता है, जैसे भ्रम और मति भ्रम। फिर आता है फर्स्ट इल्यूजन यानी भ्रम। इल्यूजन इज ए misinterpretation of actual perception. When the interpretation of a particular stimulus goes wrong, it gives rise to a wrong perception or illusion. For a rope in the dark is perceived as a snake. Illusions are caused by inadequacies of or sense organ distance from the object from the sense organ which perceives it, misleading stimuli in the environment or perceived notions and expectancy. भ्रम वास्तविक धारणा की गलत व्याख्या है। जब किसी विशेष उत्तेजना की व्याख्या गलत हो जाती है तो यह गलत धारणा का या भ्रम पैदा करता है, जिसके लिए अंधेरे में रस्सी को सांप माना जाता है। भ्रम हमारे भाव अंगों की अपर्याप्तता के कारण होता है। इंद्रिय अंग से वस्तु से दूरी जो इसे पर्यावरण में भ्रामक उत्तेजना मानती है, हमारी कथित धारणाएं और प्रत्याशा। आगे अपन बात करते हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन इज आइडेंटिफाई एज वन ऑफ द मेजर एरर ऑफ परसेप्शन। इसके अंदर ये विभ्रम को प्रमुख त्रुटियों में से एक के रूप में पहचाना जाता है। दीज आर सेंसरी परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉरस्पॉन्डिंग
यह संवेदी धारणा है किसी भी पत्राचार की अनुपस्थिति में बाहरी उत्तेजना मतिभ्रम काल्पनिक धारणा है। एक्सटर्नल sensory stimuli hallucination or imagery perception in which one sees or hears something that is not seen or heard by others around him. An alcoholic may hear voices, experience foul odors in the absence of any sensory stimulation. Hallucination are more common in mentally ill people. इसके अंदर क्या होता है, बाहरी संवेदी उत्तेजनाओं मतिभ्रम काल्पनिक धारणा है जिसमें चीज कुछ ऐसा सुनती या सुनाती है जो उसके आसपास दूसरों द्वारा देखी नहीं सुनी जाती। शराबी आवाज सुन सकता है, शराबी शराब की आवाज सुन सकता है, किसी भी संवेदी अनुपस्थिति में बेईमानियां का अनुभव कर सकता है। मानसिक रूप से बीमार लोगों में अधिक समस्या होती है। व्हाट इज द विजुअल पार्ट ऑफ द ईयर कॉल्ड, यानी कौन सा पार्ट ईयर का विजिबल रहता है? तो सबसे बाहरी भाग होता है ईयर पिन्ना, जो फर्स्ट है पिन्ना, सेकेंड है फनल्स, थर्ड है टीबिया और डी है कॉकलिया। तो इसके अंदर फर्स्ट आंसर सही है पिन्ना। फिर आता है लर्निंग, सीखना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज देयर कैपेसिटी टू लर्न। एन इंडिविजुअल स्टार्ट लर्निंग इमीडिएटली आफ्टर हिज बर्थ और in a strict sense even earlier in the womb of the mother. Or personality or habits, skill, knowledge, attitude, interest and character is largely the result of learning. इसके अंदर क्या होता है, मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक सीखने की उनकी क्षमता है। कोई व्यक्ति तुरंत सीखना शुरू कर देता है, उसका जन्म या पहले भी माँ के गर्भ में एक सख्त अर्थ में हमारा व्यक्तित्व, हमारी आदतें, कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण, रुचि और चरित्र काफी हद तक सीखने का परिणाम होते हैं। फिर आता है डेफिनेशन, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। इट इन्वॉल्व न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स एंड इट ऑपरेट्स ऑन ए इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स टू ओवरकम ऑब्स्टेकल और टू एडजस्ट न्यू सिचुएशन। सीखना आत्म ज्ञान और दृष्टिकोण का अधिकरण है। इसमें चीजों को करने के लिए नई तरीके शामिल है और ये बाधाओं को दूर करने या नई स्थितियों को समायोजित करने के लिए व्यक्तिगत प्रयास पर संचालित होता है। फिर आता है नेचर ऑफ लर्निंग, लर्निंग इज प्रोसेस नॉट ए प्रोडक्ट। लर्निंग क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है, ना कि कोई प्रोडक्ट होता है। इट इन्वॉल्व ऑल दोज एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग ऑफ ए इंडिविजुअल राइट फ्रॉम हिज बर्थ विच हेल्प टू प्रोड्यूस चेंज इन हिज बिहेवियर। इसमें एक व्यक्ति के सभी अनुभव और प्रशिक्षण शामिल है, दाएं से उसका जन्म, जो उसे अपने व्यवहार में बदलाव लाने में मदद करता है। लर्निंग इज पर्पजफुल एंड गोल ओरिएंटेड। इन केस देयर इज नो पर्पज there would hardly be any learning. लर्निंग उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुख है। मामला कोई उद्देश्य नहीं है, वहां है शायद ही कोई सीखने वाला होगा। लर्निंग डज नॉट इंक्लूड द चेंजेस इन बिहेवियर ऑन अकाउंट ऑफ मैच्योरेशन, फैटिग, इलनेस और ड्रग्स इटीसी। लर्निंग के खाते में व्यवहार में परिवर्तन शामिल नहीं है, परिपक्वता, थकान, बीमारियां, ड्रग्स आदि। लर्निंग हेल्प इन द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उपचार, उचित वृद्धि और विकास में मदद करती है लर्निंग हेल्प्स इन द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। लर्निंग व्यक्तित्व के संतुलन विकास में मदद करता है। फिर आता है टाइप्स ऑफ लर्निंग। फर्स्ट आता है स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग। कंडीशनिंग लर्निंग इन्वॉल्व द कंडीशनिंग ऑफ रेस्पोंडेंट बिहेवियर थ्रू ए प्रोसेस ऑफ स्टिमुलस एसोसिएशन एंड सब्स्टिट्यूशन। इन दिस लर्निंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन सेंसरी सिस्टम एंड मोटर सिस्टम विल अकर। इसके अंदर क्या होता है, कंडीशनल लर्निंग में प्रतिसात्मक व्यवहार की कंडीशन शामिल है। उत्तेजना, संग और प्रतिस्थापन की प्रक्रिया के माध्यम से इसे सीखने में संवेदी प्रणाली और मोटर प्रणाली के बीच संबंध स्थापित करना घटित होगा। बी आता है परसेप्शन लर्निंग। Sight, hearing, taste, smell and touch are considered as the 5 gateways of knowledge. All knowledge is based on sense perception. दृष्टि, श्रवण, स्वाद, गंध और स्पर्श है ज्ञान के 5 द्वार के रूप में माना जाता है। सभी ज्ञान आधारित है बोध पर। सी वर्बल लर्निंग। ऑल लर्निंग टेकिंग प्लेस इन फॉर्मल एजुकेशन इज वर्बल लर्निंग ऑफ टाइप्स हेल्प इन द एक्विजिशन ऑफ वर्बल बिहेवियर। औपचारिक शिक्षा में सभी सीखना क्या इस प्रकार की मौखिक शिक्षा मौखिक के अधिग्रहण में मदद करती है, जैसे कि बिहेवियर। आगे अपन बात करते हैं टाइप सी मोटर लर्निंग। व्हेन लर्निंग इन्वॉल्व्स प्राइमरली द यूज ऑफ मसल्स इट इज कॉल्ड मोटर लर्निंग। इन दिस टाइप
the individual acquires new muscular coordination as mode of response to a similar situation. Learning to walk, swim, play, throw ball, piano are example of motor learning. औपचारिक शिक्षा में सभी सीखना के इस प्रकार के मौखिक अधिग्रहण मदद करते व्यवहार। जब सीखने के मुख्य रूप से उपयोग शामिल होता है मांसपेशियां, इसे मोटर लर्निंग कहा जाता है। इस प्रकार की व्यक्ति प्राप्त करता है एक समान स्थिति की प्रतिक्रिया के रूप में नया पेशी समूह चलने के लिए स्वाइन, गेंद फेंकना, पियानो मोटर सीखने का उदाहरण है। फिर आता है कॉन्सेप्ट लर्निंग। A concept is the form of mental image that denotes a generalized idea about things, person, or event. In learning is a concept an individual tries to find out some common property on a group. एक अवधारणा एक मानसिक छवि का रूप है जिसके अंदर क्या होता है, चीजों, व्यक्तियों या इवेंट के बारे में एक सामान्य विचार को नकारता है। एक अवधारणा को सीखने से व्यक्ति वस्तु के समूह में कुछ सामान्य संपत्ति का पता लगाने की कोशिश करता है। फिर बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग इज ए हायर टाइप ऑफ लर्निंग। दिस लर्निंग requires the use of cognitive abilities like thinking, reasoning, generalization, imagination, etc. इसके अंदर क्या होता है, समस्या को हल करना सीखने का उच्च प्रकार है। सीखने की क्षमता को संज्ञानात्मक क्षमताओं के उपयोग की आवश्यकता होती है, जैसे सोच, तर्क, सामान्यीकरण, कल्पना आदि। फिर आता है एटीट्यूड लर्निंग। Much of our learning is based on attitudes. Because of information of attitudes, we show favorable or unfavorable response to various object, person और situation. हमारे शिक्षण का अधिकांश दृष्टिकोण पर आधारित है। दृष्टिकोण की जानकारी के कारण हम विभिन्न ऑब्जेक्ट, व्यक्तियों, स्थितियों के लिए अनुकूल या प्रतिकूल प्रतिक्रिया दिखाते हैं। पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग। इन पेयर्ड एसोसिएटेड लर्निंग, learning tasks are presented in such a way that they may be learned by of their association with Lord Krishna. Much of the verbal of the techniques of paired in multiple association. किसी चीज को सीखने के लिए कार्य इस तरह से प्रस्तुत किए जाते हैं कि वे उनके द्वारा सीखे जा सकते हैं, जैसे भगवान कृष्ण, उनकी तकनीकी जोड़ी, मौखिक और एकात्मिक संघ, जो उनका व्यवहार था उससे हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। फिर आता है लर्निंग एंड लर्नर एंड लर्निंग। There are certain fundamental qualities of that can be considered as the learner's equipment in order for him or her to absorb the knowledge in learning. इसके अंदर क्या होता है, कुछ मूलभूत गुण है, उसके या उसके सीखने वाले उपकरण के रूप में माना जा सकता है, सीखने में ज्ञान को अवशोषित करे। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ bringing relatively permanent change in behavior of the learner through experience or practice. सीखना सीखने वाले के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस का मतलब अनुभव या अभ्यास। फर्स्ट आता है इसके अंदर द लर्नर whose behavior is to be changed or modified. शिक्षार्थी जिसका व्यवहार परिवर्तित या संशोधित किया जाना है। सेकंड आता है द टाइप ऑफ एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग्स required for modification in the learner behavior. संशोधन के लिए आवश्यक अनुभव या प्रशिक्षण का प्रकार सीखने वाले के व्यवहार पर निर्भर करता है। The main and material resources needed for providing desired experiences and training. वांछित प्रदान करने के लिए आवश्यक पुरुष और भौतिक संसाधन अनुभव का प्रशिक्षण होता है। आगे अपन बात करते हैं लॉज ऑफ लर्निंग। सीखने के नियम। द लॉज ऑफ लर्निंग आर एज अंडर। सीखने के नियम इस प्रकार है। लॉज ऑफ रेडीनेस। लर्निंग टेक्स प्लेस बेस्ट व्हेन ए पर्सन इज रेडी टू लर्न सम सॉर्ट ऑफ प्रिपरेटरी एटीट्यूड और ए माइंडसेट इज नेसेसरी। वांछित प्रदान करने के लिए आवश्यक। इसके अंदर क्या होता है, सीखने के लिए सबसे अच्छा समय होता है जब कोई व्यक्ति तैयार होता है। Law of effect. A successful reaction gives satisfaction to the individual and the same reaction tends to be repeated. An unsuccessful reaction gives anyone to the individual and tends to be inhibited. Thus, pleasure and pain have their effect on
लर्निंग रिएक्शन। एक सफल प्रतिक्रिया संतुष्टि मिलती है, अलग अलग और एक ही प्रतिक्रिया दोहराई जाती है। एक असफल प्रतिक्रिया व्यक्ति को झुंझलाहट देती है और उसे रोकती है। इस प्रकार सीखने की प्रतिक्रिया पर खुशी और दर्द का प्रभाव पड़ता है। फिर आता है लॉज ऑफ एक्सरसाइज। नेटिव रिएक्शंस आर स्ट्रेंथन्ड बाय प्रैक्टिस। द यूज ऑफ एनी रेस्पॉन्स स्ट्रेंथन इन इट एंड मेक्स इट मोर प्रॉम्प्ट, इजी एंड सर्टेन। मूल प्रतिक्रियाओं को अभ्यास से मजबूत किया जाता है। किसी प्रतिक्रिया का उपयोग इसे मजबूत बनाता है और इसे अधिक त्वरित, आसान बनाता है और निश्चित भी करता है। फिर आता है फोर्थ, लॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी। द लॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कोरिलेटेड टू लॉ ऑफ यूज। इफ वन रेस्पॉन्स स्ट्रेंथ्स द सिचुएशन रेस्पॉन्स कनेक्शन। आवृत्ति के नियमों के कानून से संबंधित है। एक प्रतिक्रिया स्थिति प्रतिक्रिया कनेक्शन को मजबूत करती है। फिर आता है लॉ ऑफ डिसयूज। एनी लॉ ऑफ रिसेंसी इज कोरिलेटेड टू लॉ ऑफ डिसयूज। द मोर रिसेंट इज द एक्सरसाइज, द स्ट्रॉन्गर इज द कनेक्शन बिटवीन द सिचुएशन एंड रेस्पॉन्स। द कनेक्शन बिटवीन द सिचुएशन एंड द रेस्पॉन्स इज वीकेंड ग्रेजुअली थ्रू डिसयूज। इसके अंदर क्या होता है, किसी प्रकार के वाद विवाद का कानून के दुरुपयोग से संबंध है। अधिक हाल में ही व्यायाम मजबूत के बीच संबंध है। स्थिति और रेस्पॉन्स कनेक्शन के एक स्थिति और डिस्पोज के माध्यम से प्रतिक्रिया धीरे धीरे कमजोर होती है। फिर आता है लॉज ऑफ रिसेंसी। द लॉ ऑफ रिसेंसी इज कोरिलेटेड टू लॉ ऑफ डिसयूज। द मोर रिसेंट इज द एक्सरसाइज, द स्ट्रॉन्गर इज द कनेक्शन बिटवीन द सिचुएशन एंड द रेस्पॉन्स। द कनेक्शन बिटवीन सिचुएशन एंड द रेस्पॉन्स इज वीकेंड ग्रेजुअली थ्रू डिसयूज। विचार कानून का उपयोग विवाद के कानून संबंधित है। हाल में व्यायाम वजूद के संबंध और स्थिति कनेक्शन में स्थिति और प्रतिक्रिया को धीरे धीरे डिस्पोज के माध्यम से कमजोर किया जाता है। फिर आता है लॉ ऑफ प्राइमेसी। द फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड एक्ट आर नोवेल एंड एप्ट टू अट्रैक्ट अटेंशन। दे आर readily impressed in the mind. The first day at school, the first egg in learning to solve a puzzle are easily impressed. पहला अनुभव और कार्य उपन्यास और उपयुक्त है, ध्यान आकर्षित करता है, वे मन में आसानी से प्रभावित हो जाता है। पहले दिन स्कूल में पहला दिन पहेली को हल करने के लिए सीखने का पहला कार्य होता है और वो आसानी से प्रभावित होता है। लॉ ऑफ पर्पज। विद ए क्लियर और डिफाइंड गोल इन माइंड द स्टूडेंट वर्क टुवर्ड ए डिफाइंड पर्पज। एक स्पष्ट या निश्चित लक्ष्य के साथ छात्र एक परिभाषित उद्देश्य की ओर काम करता है। लॉ ऑफ एसोसिएशन। इट इज द बेसिस ऑफ एसोसिएशन ऑफ आइडियाज दैट वी कैन एक्सप्लेन व्हाई वन आइडिया गिव्स वे टू द अदर एंड सो ऑन। ये विचारों के जुड़ाव का आधार है कि हम समझा सकते हैं एक विचार दूसरे को रास्ता क्यों देता है, इत्यादि। When we recall the name, we at once remember about its association. For example, when we say Taj Mahal, we recall it is made of marble because these ideas are closely associated with one another. The laws, इसके अंदर क्या होता है, एक विचार दूसरे विचार को रास्ता क्यों देता है इत्यादि। जब हम नाम याद करते हैं तो हम एक बार उसके संग के बारे में याद करते हैं। उदाहरण के लिए जब हम ताजमहल कहते हैं हम याद करते हैं कि संगमरमर से बना है, क्योंकि ये विचार एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। विच इज द फर्स्ट स्कूल फॉर ए चाइल्ड एजुकेशन, यानी कि चाइल्ड के एजुकेशन के लिए प्राथमिक शिक्षा कौन देता है उसे। तो इसके अंदर फर्स्ट सोसाइटी, सेकंड फ्रेंड्स, थर्ड है फैमिली, फोर्थ है स्कूल। तो फर्स्ट आएगा इसके अंदर आंसर आएगा फैमिली। प्राथमिक शिक्षा किसके द्वारा प्राप्त होती है, माता पिता के द्वारा। फिर आता है मेमोरी। मेमोरी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लर्निंग एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ। थ्रू मेमोरी ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंस वी हैंडल न्यू सिचुएशन। इट हेल्प्स अस इन आवर रीलर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थिंकिंग। मेमोरी हमारे सीखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और मनोवैज्ञानिक विकास, हमारे पिछले अनुभव की स्मृति हम संभालते हैं। फिर इसके अंदर क्या आता है, डेफिनेशन। मेमोरी कंसिस्ट इन रिमेम्बरिंग व्हाट हैज प्रीवियसली बीन लर्न। इसके अंदर क्या होता है, स्मृति में वह याद है जो पहले रहा है या सीखा है। फिर आता है टाइप्स ऑफ मेमोरी, स्मृति के प्रकार।
Immediate memory or sensory memory. Immediate memory or sensory memory is that memory which helps an individual to recall something a split second after having perceived it. तत्काल मेमोरी या संवेदी मेमोरी वह मेमोरी होती है जो किसी व्यक्ति की मदद करती है कथित रूप से विभाजित होने के बाद कुछ अलग करने के लिए। आगे अपन बात करते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी STM होल्ड्स ए रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट 7 आइटम्स फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ 20-30 seconds time, तो नॉट नियरली एज शॉर्ट लाइव्ड एज द इमीडिएट मेमोरी। इसके अंदर क्या होता है, ये लघु अवधि स्मृति होती है, एक अपेक्षक रखती है जो छोटी सी अवधि के लिए 7 वस्तुओं के बारे में जानकारी 20 से 30 सेकंड का समय, हालांकि लगभग उतना नहीं था जितना तत्काल याद था। फिर आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। इट इज़ द अनलिमिटेड कैपेसिटी टू स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर डेज, मंथ्स, ईयर एंड इवन ए लाइफ टाइम। It is codes information according to meaning, pattern and other characteristics. With the help of LTM we can store. लंबी अवधि की स्मृति, ये जानकारी संग्रहित करने की असीमित क्षमता है, दिनों, महीनों, वर्षों और यहाँ तक कि जीवन भर के लिए। यह कोड जानकारी है, अर्थ, पैटर्न और अन्य विशेषताओं के अनुसार की मदद से LTM को हम स्टोर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। डैमेज टू द सेरेबेलम इज लाइकली टू इंटरफेयर विद, यानी कि डैमेज सेरेबेलम किस में इंटरफेयर करता है। फर्स्ट है ऑडिटरी प्रोसेसिंग, सेकंड एक्सप्लिसिट प्रोसेसिंग, थर्ड है इम्प्लिसिट मेमोरी एंड फोर्थ है इमोशनल मेमोरीज। तो किस में इंटरफेयर करेगा ये, इम्प्लिसिट मेमोरी में। बात करते हैं थिंकिंग की। थिंकिंग इज ए कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटी, इट इज ए सिंबॉलिक in character, initiated by a problem which the individual is facing, involves the response of the individual to this problem. सोच एक जटिल मानसिक गतिविधि है, चरित्र में प्रतीकात्मक है, एक समस्या है जो व्यक्ति का सामना कर रही है कि द्वारा शुरू की गई है, इसमें शामिल है। इस समस्या के लिए व्यक्ति की प्रतिक्रिया होती है। डेफिनेशन, थिंकिंग इज बिहेवियर विच इज ऑफन इम्प्लिसिट एंड हिडन and in which symbols, image, ideas, concept are ordinary employed. इसके अंदर क्या होता है, सोच व्यवहार है जो अक्सर निहित और छिपी होती है और जिसमें प्रतीकों, छवियों, विचारों और अवधारणाओं को सामान्यतः नियोजित किया जाता है। टाइप्स ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग एज मेंटल प्रोसेस इज यूजुअली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। सोच मानसिक प्रक्रिया के रूप में सोच विचार के प्रकार आमतौर पर वर्गीकृत होते हैं निम्नलिखित प्रकारों के लिए, टू द फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट है परसेप्चुअल और कॉन्क्रीट थिंकिंग। परसेप्चुअल थिंकिंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग। द बेसिस ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इज परसेप्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसेशन अकॉर्डिंग टू वंस एक्सपीरियंस। इट इज ऑल्सो नेम्ड एज कॉन्क्रीट थिंकिंग as it is carried by the perception of actual or concrete object and events. It is thinking of a lower order. Such type of thinking is अवधारणात्मक सोच है, सोच का सरलतम रूप। इस प्रकार की सोच का आधार धारणा है, अनुभव के अनुसार अनुभूति की व्याख्या, ये भी नाम दिया गया है। ठोस सोच के रूप में यह वास्तविक या ठोस की धारणा द्वारा किया जाता है। ऑब्जेक्ट और इवेंट्स, ये एक कम ऑर्डर के बारे में सोच रहा है, सोच का प्रकार है। प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड चिल्ड्रन, क्या होता है, बच्चों में और जानवरों में मौजूद होता है। कॉन्सेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लाइक परसेप्चुअल थिंकिंग, इट डज नॉट रिक्वायर द परसेप्शन ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट और इवेंट्स। इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वेयर वन मेक्स यूज ऑफ कॉन्सेप्ट, द generalized idea and language. It is regarded as a superior type of thinking to perceptual thinking as it economizes effort in understanding and problem solving. अवधारणात्मक सोच की तरह ये वास्तविक वस्तु या घटनाओं की धारणा की आवश्यकता नहीं है, ये एक सार है। ये सोचकर कि कोई अवधारणा का उपयोग कहाँ करता है। सामान्यीकृत विचार और भाषा, ये एक श्रेष्ठ प्रकार की सोच है जिसे अवधारणात्मक सोच माना जाता है, जैसा कि हम समझने और समस्या को हल करने में प्रयासों का अर्थशास्त्र करता है। क्रिएटिव थिंकिंग, इट इज चीफली एम्ड एट क्रिएटिंग समथिंग न्यू। इट इज इन सर्च ऑफ न्यू रिलेशनशिप एंड एसोसिएशन टू डिस्क्राइब एंड इंटरप्रीट द नेचर ऑफ थिंग्स, इवेंट एंड सिचुएशन। इसका उद्देश्य हल करना होता है, सरल समस्याओं के बजाय जटिल समस्या। इसके लिए भी
सभी की मान्यता आवश्यक है। प्रयोग प्रासंगिक अनुभव और स्थिति पर प्रतिक्रिया करने के नई तरीके खोजना। फिर आता है इसके अंदर creative thinking. It is chiefly aimed to creating something new. It is in search of new relationship and association to describe and interpret the nature of things, event and situation. इसके अंदर क्या होता है, ये मुख्य रूप से कुछ नया बनाने के उद्देश्य से ये अंदर है। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, प्रकृति का वर्णन और व्याख्या करने के लिए नए संबंध और प्रकृति की खोज, चीजों घटनाओं की स्थिति को अपन जानते हैं। फिर आता है क्रिटिकल थिंकिंग। इट इज ए हायर ऑर्डर वेल डिसिप्लिन्ड थॉट प्रोसेस which involve the use of cognitive skills like interpretation, analysis, synthesis, and evaluation of arriving at an unbiased, valid, and reliable judgment of gathered or communicated information or data as a guide to one's belief and association. इसके अंदर क्या होता है, ये एक उच्च क्रम है जो अच्छी तरह से अनुशासित है, प्रक्रिया है जिसमें व्याख्या जैसे संज्ञानात्मक कौशल का उपयोग शामिल है। निष्पक्ष, मान्य और सर पहुंचने के लिए विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, एकत्रित या संप्रेषित सूचनाएं, डेटा का विश्लेषण, निर्णय, एक विश्वास और कार्रवाई के मार्गदर्शक के रूप में होता है। फिर आता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट आता है सेंसरी मोटर। ड्यूरिंग दिस स्टेज यानी कि इस चरण के दौरान द चाइल्ड लर्न्स अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज एनवायरनमेंट थ्रू मोटर एंड रिफ्लेक्स एक्शन। बच्चा मोटर के माध्यम से अपने और अपने पर्यावरण के बारे में सीखता है और कार्रवाई करता है। थॉट ड्राइव्स फ्रॉम सेंसेशन एंड मोमेंट। द चाइल्ड लर्न्स दैट ही इज सेपरेट फ्रॉम हिज एनवायरनमेंट एंड दैट एस्पेक्ट ऑफ हिज एनवायरनमेंट, हिज पेरेंट और फेवरेट टॉय कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन दो दे मे बी आउटसाइड द रीच ऑफ हिज सेंसेज। ये संवेदना और आंदोलन से निकला है, वह बच्चा है, सीखता है, वह अपने पर्यावरण और अपने पहलुओं से अलग है। पर्यावरण उनके माता पिता या पसंदीदा खिलौना मौजूद है, भले ही वे उसकी इंद्रियों की पहुंच के बाहर हो सकता है। बात करते हैं प्री ऑपरेशनल। ड्यूरिंग द sensory motor operation are replaced by words and child learns language. Applying his new knowledge of language, the child begins to use symbols to represent objects. He is now better able to think about things and events that are not immediately present. इस दौरान संवेदी मोटर ऑपरेशन होते हैं, शब्दों से बदला और बच्चा भाषा सीखता है। भाषा का ज्ञान बच्चा प्रतीकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग करना शुरू कर देता है। ऑब्जेक्ट अब उन चीज़ों और घटनाओं के बारे में सोचने में बेहतर है जो नहीं है, जो तुरंत उपस्थित हो जाता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ड्यूरिंग दिस स्टेज अकोमोडेशन increases, the child develops an ability to think abstractly and to make rational judgment about concrete or observable phenomena, which in the past he needed to manipulate physically to understand. इसके अंदर क्या होता है, इस चरण के दौरान आवास बढ़ता है, वह बच्चे को अमृत सोचने और बनाने की क्षमता विकसित करता है। ठोस या अवलोकनीय घटनाओं के बारे में तंग संगत निर्णय जो में अतीत को समझने के लिए शारीरिक रूप से हेरफेर करने की जरूरत थी। फिर आता है प्रैक्टिस क्वेश्चन। सिंबॉलिक कॉन्सेप्ट बिकम मोर रेडिली अवेलेबल फॉर यूज इन। यानी सिंबॉलिक कॉन्सेप्ट किसके लिए रेडिली अवेलेबल रहता है, वो होता है ड्रीम्स। फर्स्ट आएगा इसके अंदर ड्रीम्स। फिर आगे बात करते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज द जनरल कैपेसिटी फॉर कॉम्प्रिहेंशन एंड रीजनिंग दैट मैनिफेस्ट itself in various ways. It consists of an individual's mental or cognitive ability which helps the person in solving his actual life problems and leading a happy and well content life. खुफिया समझ की सामान्य क्षमता है और तर्क है कि खुद को विभिन्न तरीकों से प्रकट करता है। इसमें एक व्यक्ति की मानसिक या संज्ञानात्मक क्षमता होती है जो व्यक्ति को सुलझाने में मदद करता है, उसकी वास्तविक जीवन की समस्या और एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीती है। फिर आता है डेफिनेशन। इंटेलिजेंस द एबिलिटी टू मास्टर द इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स नीडेड टू सक्सीड विद इन ए
पर्टिकुलर कल्चर। बुद्धिमत्ता जानकारी को मास्टर करने की क्षमता है और किसी विशेष संस्कृति के भीतर सफल होने के लिए कौशल की आवश्यकता होती है। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस। फिर फर्स्ट आता है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। इट इज रिलेटेड टू कॉन्क्रीट मटेरियल्स। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज एप्लीकेबल व्हेन द इंडिविजुअल इज हैंडलिंग कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट और मशीन्स। यह ठोस सामग्री संबंधित है। जब व्यक्ति संभाल रहा होता है तो उस प्रकार की बुद्धिमत्ता लागू होती है, ठोस वस्तु या मशीन्स। सेकेंड आता है सोशल इंटेलिजेंस। इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू react to social situation in daily life. It includes the ability to understand people and act wisely in human relationship. Example, leaders, ministers, salesmen, diplomats are socially intelligent. सामाजिक एकता, यह प्रतिक्रिया करने के लिए व्यक्ति की क्षमता है। दैनिक जीवन में सामाजिक स्थिति इसमें लोगों को समझने की क्षमता शामिल है और मानवीय संबंधों में समझदारी से काम ले। राजनीतिक सामाजिक रूप में से बुद्धिमान होते हैं। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट और जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू वर्ड्स, नंबर्स एंड लेटर्स। इट इज गुड टीचर, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स। इसके अंदर क्या होता है, सामान्य बुद्धि है, शब्दों, संख्या और अक्षरों के जवाब देने की क्षमता आदि शिक्षक, वकील और डॉक्टर इसमें होते हैं। इंटेलिजेंस क्वोटिएंट। द आइडिया ऑफ इंटेलिजेंस क्वोटिएंट वाज यूटिलाइज्ड फर्स्ट इन 1916। The idea of intelligence quotient was utilized first in 1916. इंटेलिजेंस क्वोटिएंट किसमें यूटिलाइज हुआ था, उपयोग हुआ था 1916 यानी 1916 के अंदर। किसके द्वारा, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, यानी स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट के द्वारा उपयोग किया गया था। इंटेलिजेंस क्वोटिएंट इज द रेशियो बिटवीन मेंटल एंड क्रोनोलॉजिकल एज। इंटेलिजेंस क्वोटिएंट क्या होता है, एक रेशियो होता है किसके बीच में, एम यानी मेंटल एज के बीच में और क्रोनोलॉजिकल एज के बीच में। वाइल द एज इज डिटरमाइंड फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ, मेंटल एज डिटरमाइंड बाय इंटेलिजेंस टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, बुद्धिमत्ता का स्तर एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रत्येक नर्स को समझना चाहिए, व्यक्तिगत अंतर को समझना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल। There exists a wide individual difference among individuals with regard to intelligence. No two individual, even the identical twins nurtured almost similar environment, have same level of intelligence. This is an important fact that every nurse must understand. Because of these individual differences, some patients understand the situation of the nurse without much difficulty, while others cannot in spite of their efforts. बुद्धिमत्ता के संबंध में व्यक्ति के बीच अंतर, दो व्यक्ति यहाँ तक कि समान जुड़वा बच्चों का भी अलग ऐसा ही वातावरण होता है। बुद्धिमत्ता का एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इन व्यक्तिगत अंतरों को समझना चाहिए। इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट होता है जीनियस। इसके कितनी होती है, 140 एंड अबाउ। फिर आता है वेरी सुपीरियर, यानी कि बहुत बेहतर, 130 टू 140। फिर आता है सुपीरियर यानी कि श्रेष्ठ, तो 120 टू 130। फिर आता है अबाव एवरेज यानी औसतन, 110 टू 120। फिर आता है एवरेज यानी कि औसत, 90 टू 110। फिर आता है डल एवरेज, जिसका कितना होता है 80 टू 90 यानी कि सुस्त औसत। फिर आता है बॉर्डर लाइन, जो सीमा रेखा होती है, 70 टू 80। फिर आता है माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन यानी कि MMR, 50 टू 70। फिर आता है मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, 35 टू 50। सेवरल मेंटल रिटार्डेशन, 20-35। प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, 0 टू 20। गंभीर मानसिकता। आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन की, प्रैक्टिस क्वेश्चन की। फर्स्ट, डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, यानी डाउन सिंड्रोम किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के द्वारा होता है। फिर आता है साइकेट्रिक असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस, यानी कि कॉग्निटिव प्रोसेस का साइकोमेट्रिक असेसमेंट। न्यूरोसाइकोलॉजी टेस्टिंग is a procedure that measure and identifies cognitive impairment and functioning in individual. Neuropsychological testing provides diagnostic
clarification and grading of clinical severity for patients with subtle or obvious cognitive disorder. These include, इसके अंदर क्या होता है, न्यूरोसाइकोलॉजी परीक्षण एक प्रक्रिया जो मापता है और पहचानता है व्यक्तिगत रूप से संज्ञानात्मक हानियों और कामकाज को। परीक्षण नैदानिक स्पष्टीकरण और नैदानिक गंभीरता की ग्रेडिंग प्रदान करता है। सूक्ष्म या स्पष्ट संज्ञानात्मक विकार के रोगियों के लिए इसमें शामिल होता है। फिर फर्स्ट आता है इसके अंदर, चिल्ड्रन वो आर नॉट अचीविंग एप्रोप्रिएट डेवलपमेंट माइलस्टोन, बच्चे जो उचित विकास मील के पत्थर प्राप्त नहीं कर रहे हैं। इन्फेंट एक्सपोज टू ड्रग्स, एल्कोहल और इलनेस इन यूट्रो, गर्भाशय में दवाओं, शराब या बीमारी के संपर्क में आने वाले लोग। पेशेंट विथ हेड इंजरीज, सिर की चोटों के साथ रोगी। पेशेंट विथ पार्किंसन डिजीज और अदर न्यूरोलॉजिकल डिजीज, पार्किंसन और न्यूरोलॉजिकल डिजीज वाले पेशेंट की। पेशेंट एक्सपोज टू केमिकल और टॉक्सिन्स, रासायनिक और विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने वाले पेशेंट। सब्सटेंस अब्यूजिंग पेशेंट, जो सब्सटेंस अब्यूज करते हैं वो पेशेंट। फिर आता है अल्ट्रेशन इन कॉग्निटिव प्रोसेस, नॉर्मल पीपल टिपिकली पे सिलेक्टिव अटेंशन टू वन मैसेज, स्क्रीनिंग आउट द स्ट्रीम ऑफ अदर डिस्ट्रैक्टिंग स्टिमुलेंट एंड थॉट। सहकारी प्रक्रिया में परिवर्तन, सामान्य लोग आमतौर पर एक संदेश के लिए चयनात्मक ध्यान देते हैं, एक दूसरे की धारा की स्क्रीनिंग करते हैं और विचार को विचलित करते हैं। थैंक यू दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।